सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। तो साथियों हो जाओ तैयार फिर से एक बार आप इस रीट के रण में। और रीट के साथ साथ ये जो RBSC की बुक है, ये सामाजिक विज्ञान वाली, ये सभी के लिए काम में आने वाली है। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। देखिएगा आज है क्या। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो RBSC बुक कक्षा 7, और कक्षा 7 के अंदर स्पेशल आज अपन लेके आए हैं लेसन नंबर जो है ये है 6 और 7। गुरुजी 6 और 7 का मतलब पहले आपने करवा दिए हैं। बिल्कुल पहले मैंने जो लेसन नंबर 5 और 4 है इनका जस्ट पहले जो कल अपना टेस्ट हुआ था वो था। और टेस्ट के माध्यम से अपना प्रयास है कि RBSC की जो बुक है इनको अपन 10 तक की कवर करेंगे। और जो NCERT बुक है उन बुक को मैं डिटेल के रूप में जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। तो साथियों हो जाइएगा तैयार और करते हैं अपन आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न क्या है देखिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है ये गर्म मरुस्थल की नहीं है। यानी इसका मतलब मरुस्थल तो गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के होते हैं। बिल्कुल गर्म मरुस्थल भी होते हैं और ठंडे मरुस्थल भी होते हैं। गुरुजी मरुस्थल का मतलब क्या होता है? देखिएगा साथियों, अगर बात अपन मरुस्थल की करते हैं ना, यानी केवल और केवल अपन मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल का मतलब क्या होता है? जहां पे शुष्क परिस्थितियां हैं, यानी शुष्कता है। इस शुष्कता के आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है? तो अपना उत्तर आएगा शुष्कता के आधार पर निर्धारण किया जाता है मरुस्थल का। चलो जी गुरुजी बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जहां सर्दी है यानी जहां ठंड बहुत पड़ रही है ना, शुष्क तो वो भी हो सकता है कि वहां वर्षा नहीं हो रही हो। और जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है वहां भी हो सकता है ऐसी स्थिति हो। तो कौन सी विशेषता गर्म मरुस्थल की नहीं है? अब पहले नंबर पे देखिएगा, यहां अत्यंत कम वर्षा होती है। बिल्कुल मरुस्थल जो होते हैं वहां तो वर्षा कम ही होती है। ये मरुस्थल निम्न एवं मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। अब देखिएगा एक बात समझिएगा, यानी इस प्रकार से अपनी पृथ्वी है ना, और अपनी पृथ्वी पे आप देख पाते हैं ये वाली कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, उसके बाद में ये भूमध्य रेखा है तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये उत्तर में तो उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और अगर ये दक्षिण के अंदर है तो अपन क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। अब साथियों गौर कीजिएगा, ये जो उत्तरी ध्रुव है यानी ये 0 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ पे आते आते कितने डिग्री अक्षांश हो जाता है? 90 डिग्री। ये वाले जो भाग है ना, इन वाले भागों को कहते हैं निम्न अक्षांश। क्या कहते हैं? निम्न अक्षांश कहते हैं। उसके बाद में यहाँ आते हैं मध्य अक्षांश, और इन वाले अक्षांशों को क्या कहते हैं? उच्च अक्षांश कहते हैं। तो ये दूसरा कथन क्या कह रहा है देखिएगा, अब गौर कीजिएगा। ये कह रहा है कि जो गर्म मरुस्थल होते हैं निम्न एवं मध्य अक्षांशों में होते हैं। तीसरा कह रहा है कि इनका धरातल रेतीला और पथरीला होता है। और चौथा कह रहा है यह ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इनमें से आपको क्या करना है? गलत जो कथन है ना अब वो बताना नहीं है। तो इसमें सारी चीजें सही हैं, यानी कहने का मतलब आप यूं कह सकते हैं ये बात भी सही है, इनमें वर्षा है अत्यंत कम होती है, सही बात है। ये निम्न और मध्य अक्षांशों में ही पाए जाते हैं, उच्च अक्षांशों में नहीं होंगे गर्म मरुस्थल। अगर उच्च अक्षांश में कोई मरुस्थल, इसका मतलब वो ठंडा मरुस्थल है, और इनका धरातल रेतीला भी हो सकता है, पथरीला भी हो सकता है। लेकिन ये चौथी बात बिल्कुल ही गलत है, ये ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाएंगे। अगर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे तो आपको पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है? घटता है। और तापमान घटेगा इसका मतलब ठंड होगी, ठंड होने का मतलब वो मरुस्थल कैसा हो जाएगा? शीत मरुस्थल हो जाएगा। तो ये गर्म मरुस्थलों की विशेषता ये नहीं है, बाकी तीनों की तीनों गर्म मरुस्थलों की विशेषता है। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन एक मरुस्थल शीत मरुस्थल की श्रेणी में आता है? अब देखिएगा यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे भाई साहब कह रहे हैं कि कौन सा एक मरुस्थल है जो शीत मरुस्थल की श्रेणी में आता है, और बाकी सारे मरुस्थल कैसे हैं? बाकी सारे के सारे मरुस्थल आपको बताने हैं इसके अंदर गर्म है। अब देखिएगा, आप यूं समझिएगा कि ये अपना पूरा का पूरा क्या है? विश्व है। और इस विश्व में आपको ये पता है कि ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा भाई साहब? भूमध्य रेखा है। चलो गुरुजी अच्छी बात है। अब भूमध्य रेखा तो है, उसके बाद में आपको पता है कि यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो कौन सा महाद्वीप आता है भाई साहब? ये अफ्रीका है।
उसके बाद अगर इस प्रकार बात करता है तो कौन सा महाद्वीप आता है, ये दक्षिण अमेरिका है। और इसके बाद में अगर इस प्रकार अपन बात करते हैं तो ये वाला जो महाद्वीप आता है ये कौन सा है, एशिया है। और एशिया के बाद में इधर यूं चला जाता है एशिया, तो एशिया का कुछ पार्ट ये भी है। यहाँ पे जो महाद्वीप आता है ये कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है। और ये वाला महाद्वीप कौन सा, अंटार्कटिका है। इसके इधर ये वाला महाद्वीप कौन सा है, ये उत्तर अमेरिका, ये ग्रीनलैंड आ गया। और ये पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हैं यूरोप है, ये इंग्लैंड वगैरह कुछ छोटे छोटे आ जाते हैं। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको उन मरुस्थलों को लोकेट करना है जो गर्म है, जो गर्म है। गर्म मरुस्थलों में कौन से हैं भाई साहब, एक मरुस्थल तो यहाँ भी आता है गर्म मरुस्थलों में, कौन सा, सहारा मरुस्थल है। एक यहाँ लीबिया आ जाता है, एक इसके बाद में कालाहारी आ जाता है, एक यहाँ पे नामीब मरुस्थल आ जाता है। उसके बाद में एक यहाँ पे अरब मरुस्थल आ जाता है, एक यहाँ पे थार का मरुस्थल भी गर्म है। उसके बाद में एक अटाकामा मरुस्थल आता है, ये भी गर्म है। यानी ये सारे के सारे मरुस्थल कैसे हैं, गर्म है। लेकिन इसके बाद में ये मेक्सिको के अंदर आता है मरुस्थल, ये भी गर्म मरुस्थल है, ठीक है। लेकिन अब साथियों गौर कीजिएगा यहाँ पे, और ध्यान देने की कोशिश करेंगे आप यहाँ पे, गौर करने के साथ साथ क्या ध्यान देना देखिएगा। यानी यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है पेंटागानिया, ये ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पे एक मरुस्थल आता है गोबी का मरुस्थल, ये कैसा, ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। तो ये मरुस्थल पेंटागानिया है, गोबी का मरुस्थल ये शीत मरुस्थल है। इसका मतलब शीत मरुस्थल की श्रेणी में आता है। तो इनमें से सही जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, सही जो जवाब बनेगा वो बनेगा पेंटागानिया मरुस्थल है, ये शीत मरुस्थल की श्रेणी में आता है कहां पे, पेंटागानिया दक्षिण अमेरिका के अंदर मरुस्थल है। बाकी अटाकामा है, ये भी कैसा मरुस्थल है, ये भी आपका गर्म मरुस्थल है। अरब मरुस्थल भी गर्म और सहारा मरुस्थल भी कैसा गर्म है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने स्क्रीन पे है, बाड़मेर जिले के कवास के अंदर किस वर्ष भयंकर बाढ़ देखने को मिली थी। यानी मरुस्थल की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर, और स्पेशल अपने अगर राजस्थान की बात करते हैं ना साथियों, तो राजस्थान के अंदर वर्षा की जो प्रकृति है ना भाई, बाढ़ किसके कारण आती है, मैं आपसे ये पूछूं बाढ़ किसके कारण आती है, तो आप कहेंगे, आप मुझे बाढ़ के बहुत सारे कारण गिना सकते हैं। जैसे बाढ़ किस कारण आती है, तो अपन कहेंगे अतिवृष्टि के कारण आती है। किसके कारण आती है बाढ़, अतिवृष्टि के कारण आती है। चलो, क्या राजस्थान में हमेशा अतिवृष्टि होती है क्या, नहीं। राजस्थान के अंदर तो जो वर्षा की विशेषता है ना, उसके अंदर अपन कह सकते हैं यहाँ पे अनावृष्टि भी होती है, यहाँ पे अनावृष्टि के साथ साथ कभी कभी अतिवृष्टि भी हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे अतिवृष्टि के साथ साथ आपको ये रखना है कि वर्षा की जो प्रकृति है ये अनियमित है, यानी जरूरी नहीं हर बार वर्षा होगी। अनियमित होने के साथ साथ क्या है, अनिश्चित भी है, ये निश्चितता भी नहीं है। और वर्षा की क्या है, अपर्याप्तता भी है, अपर्याप्तता भी यहाँ पे है। तो इसके अंदर अचानक से क्या होता है, कई बार बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है, भयंकर बारिश हो जाती है। और जब भयंकर बारिश हो जाएगी ना, तो वहाँ पे क्या आएगी, बाढ़ आएगी। जैसा कि अपने मरुस्थल के बाड़मेर के अंदर भी बाढ़ आ गई थी। अब आप कहें कब आई थी, तो आप कहेंगे 2006 में। फिर आप कहेंगे 2015 में भी बाढ़ तो देखने को मिली थी। बिल्कुल, 2015 के अंदर जो आपका जालोर वाला क्षेत्र था, यहां पे बाढ़ देखने को मिली थी। कब, 2015 के अंदर। कब देखने को मिली थी भाई साहब, 2015 के अंदर जालोर के अंदर भी बाढ़ देखने को मिली। तो कवास के अंदर बाढ़ कब आई, तो आप कहें कवास में बाढ़ 2006 में आई। बिल्कुल बिल्कुल, शेयर कर दीजिएगा, शेयर करने में कंजूसी आपको नहीं रखनी है। आपको क्या काम करना है, शेयर करना है, उसके बाद आप लाइक करना है। और अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है, तो आपको अच्छी अच्छी जानकारियां ताकि आप लोगों तक पहुंचती रहे और मेरा जो हौसला है वो भी बढ़ता रहे। साथियों एक बार शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने में तो कंजूसी रहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक अपन इस रीट के रण को तोड़े बिना नहीं जाने वाले। चाहे पेपर 20 जून की बजाय कितनी जून को हो जाए, अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं। निम्नलिखित कथनों में से, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से थार मरुस्थल के बारे में गलत कथन है, इसको छांटना है। थार मरुस्थल के बारे में गलत जो कथन है, इस कथन को अपने को क्या करना है, छांटना है। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क है, बिल्कुल सही बात है ये तो। उसके बाद दूसरा कथन क्या कह रहे हैं, यहाँ के लोगों की आजीविका का जो साधन है वो या तो पशुपालन है, बिल्कुल सही बात है, मजदूरी है और हस्तशिल्प है। तीसरा कह रहा है आर्थिक दृष्टि से क्षेत्र विकसित है, और चौथा कह रहा है अन्य मरुस्थलों की तुलना में यहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है।
अब अपने को छांटना क्या है, अपने को छांटना है गलत, अपने को क्या छांटना है, अपने को गलत कथन छांटना है। अब गलत कथन कैसे छांटेंगे, पहली बात तो देखिएगा, आपको पता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है, बहुत शुष्क है, ये बात तो सही है, पशुपालन वगैरह ये बात भी सही है, लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं लोचा लग रहा है कि आर्थिक दृष्टि से ये क्षेत्र विकसित है क्या, नहीं, यानी आर्थिक दृष्टि से जितना विकसित होना चाहिए था उतना नहीं है। बाकी ये जो बात देख रहे हैं ना आप, यहाँ अन्य मरुस्थलों की तुलना में जनघनत्व अधिक पाया जाता है। अब आप कहेंगे जनघनत्व अधिक क्यों पाया जाता है, यानी अपन यूं कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं ये परिस्थितियां कठोर नहीं हैं, प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं ये परिस्थितियां इतनी कठोर नहीं हैं जितनी होनी चाहिए अन्य मरुस्थलों में देखने को मिलती हैं, उनकी अपेक्षा यहाँ का जनघनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। अब जनघनत्व के साथ साथ एक बात और याद रख लीजिएगा कि थार के मरुस्थल के अंदर जो जैव विविधता है ये भी अन्य मरुस्थलों की तुलना में क्या पाई जाती है, अधिक ही पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, लद्दाख के शीत मरुस्थल के बारे में सत्य कथन कौन सा है। अब यहां पे आपको कथन कैसा देखना है, सत्य देखना है, सत्य यानी सत्य कथन आपको देखना है कि कौन सा कथन है वो बिल्कुल सही है। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है देखिएगा, वर्ष के अधिकांश समय में यहाँ बर्फ जमी रहती है। भाई साहब जब लद्दाख में ही है और जब सर्दी ही है तो यहाँ पे बर्फ तो जमी रहेगी, यहाँ पे ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, वो चलते हैं। मौसमी परिवर्तन के अनुसार यहाँ पे ऋतु प्रवास किया जाता है। अब ये ऋतु प्रवास क्या लफड़ा होता है देखिएगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा ये पर्वत है, ये क्या है, पर्वत है। अब सर्दी वाला भाग जो होता है ना, इस सर्दी के अंदर इन पर्वत घाटियों के ऊपर, सर्दी के अंदर इन पर्वत घाटियों के अंदर क्या हो जाता है, पर्वत वाले ढालों पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सर्दी के अंदर मैदान में आ जाते हैं, और जब गर्मी आती है तब अपने पशुओं को लेके वापस किधर चले जाते हैं, पहाड़ी ढलानों की तरफ चले जाते हैं। यानी ऋतु के अनुसार क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ऋतु के अनुसार इनका क्या किया जाता है, प्रवास किया जाता है, मैदान से घाटियों में, घाटियों से मैदान में, इस प्रकार इनका सिस्टम चलता रहता है। ये पशुपालक जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं, तो ये बात भी यहाँ सही है। और लद्दाख जो क्षेत्र है ना, ये जल और विद्युत शक्ति के साधनों से तो बिल्कुल भरपूर है। इसलिए जल का मतलब यहाँ पे अपन देखिएगा, मरुस्थल का मतलब वर्षा नहीं हो, यहाँ वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती, लेकिन नदियां तो आती है ना, नदियां तो आती है ना, इसलिए जल और विद्युत शक्ति के साधनों से क्या है, भरपूर है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय माता दी ऑप्शन। तो इसका सही जवाब देवी और सज्जनों क्या होने वाला है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से आपको गलत जो लगता है उसको आपको पहचान जाना है। देखिएगा पहला क्या है, यानी ये क्षेत्र और जनजातियां हैं। बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, कश्मीर के अंदर पाई जाती है। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र में। चांगपा कहाँ है, दक्षिण पूर्वी लद्दाख में। और गुज्जर जनजाति कहाँ है, उत्तराखंड में। गलत युग्म पहचानना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो गलत है। तो भाई साहब देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल देखता हूं सबसे पहले इसका सही जवाब, सटीक जवाब कौन देता है। अगर पढ़ के आए हो तो जवाब मिलेगा, और पढ़ के नहीं आए हो तो मुझे लगता है आपके जवाब नहीं आने वाले हैं। और जो पढ़ के आए हैं वो लगातार जवाब दे रहे हैं, शाबाश शाबाश, वेल डन। सभी को नमस्कार, और शेयर कर दीजिएगा एक बार। इतनी कम संख्या नहीं रहनी चाहिए, इतना शानदार सेशन चल रहा है और आप लोग इतने छोटी संख्या में लाइव हो, तो लाइव की संख्या को बढ़ा दीजिएगा और पहुंचा दीजिएगा। बिल्कुल 100 के पार तो कम से कम हो ही जानी चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो, क्योंकि बड़े लक्ष्य हैं वो एक साथ प्राप्त नहीं किए जाएंगे। देखिएगा मैं बताता हूं इसका सही आंसर क्या है। भूटिया जो लोग हैं ना, ये कहाँ रहते हैं, भूटिया लोग सिक्किम में रहते हैं। भूटिया लोग कहाँ रहते हैं, सिक्किम में। अब आप कहें गुरुजी गढ़वाल कुमायूं के अंदर भी रहते हैं, ये बिल्कुल मिलता जुलता नाम है। गढ़वाल जो कुमायूं वाला क्षेत्र उत्तराखंड के अंदर, वहाँ भोटिया लोग रहते हैं, जबकि भोटिया और भूटिया दोनों ही अलग अलग जनजातियां हैं। भूटिया कहाँ पे, सिक्किम के अंदर है, जबकि भोटिया कहाँ पे हैं, ये गढ़वाल कुमायूं के अंदर है। और ये सभी जो आप देख पा रहे हैं जनजातियां, ये ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। बकरवाल कहाँ पे, कश्मीर के अंदर है। भूटिया कहाँ पे, सिक्किम के अंदर है। चांगपा कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी
लद्दाख में, गुज्जर कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। लद्दाख के लोगों के द्वारा कुछ उपजाऊ भूखंडों पर, प्रश्न क्या है कि लद्दाख के लोग क्या करते हैं, कुछ उपजाऊ भूखंडों पर पत्थर और गारे की ईंटों से घर बनाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन खंगपा कहते हैं, छंग कहते हैं, मोनप्पा कहते हैं, चांगपा कहते हैं। कहते क्या है देखिएगा गुरुजी, चांगपा और मोनप्पा ये दोनों तो क्या हैं, ये दोनों तो हमने एक जनजाति के रूप में पढ़ा है। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, ये दोनों की दोनों क्या हैं, जनजातियां हैं। उसके बाद गुरुजी छंग क्या है, छंग अपन कह सकते हैं कि लद्दाख के अंदर कहाँ पे भाई साहब, लद्दाख क्षेत्र में पीने वाला एक पेय पदार्थ है। लद्दाख क्षेत्र का एक क्या है, लद्दाख क्षेत्र का एक पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ, यानी यहाँ ये लोग पीने के रूप में इसको काम में लेते हैं। ये क्या है, छंग है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा खंगपा। यानी लद्दाख के जो लोग हैं ये उपजाऊ भूखंडों पे पत्थर और गारे के ईंटों से घर बनाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, खंगपा कहा जाता है। खंगपा क्या है, ये घर है, जबकि चंगपा और मोनप्पा ये क्या जनजातियां हैं, ये क्या है, जनजातियां। और छंग क्या है, लद्दाख क्षेत्र का एक पेय पदार्थ माना जाता है, जो गर्म कर देता है, चाय और कॉफी की तरह होता है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिएगा आपके सामने, फिर स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या राजस्थान में पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, केरल के अंदर, या झारखंड के अंदर। तो आपको पता है बर्फीले जब क्षेत्र की बात आ रही है तो कहाँ पे पाया जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। और वर्तमान के अंदर जम्मू कश्मीर से 2 क्या बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा, लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख। अब चलिएगा आगे आ रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नदियां भूमिगत हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे नदियां हैं ये क्या हो जाती हैं, भूमिगत हो जाती हैं। अब साथियों देखिएगा, मैं आपको बताऊं, आप यूं समझिएगा इस मुद्दे को कि ये क्या है, ये अपना हिमालय है। ये क्या, अपना हिमालय, यानी आप यूं देखिएगा, ये अपना ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला भाग आ गया। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर के बाद में आपको पता है ये वाला इस प्रकार से ये अपना पूरा का पूरा क्या आ गया, उत्तर भारत आ गया। अब इस उत्तर भारत के अंदर अपन बात करते हैं तो यहाँ आपको पता है क्या है, मैं देखने को मिलता है, मैं भी बताता हूँ आपको क्या क्या देखने को यहाँ मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है भाई साहब, ये पूरा का पूरा हिमालय है। और हिमालय में बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि वृत्त हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय, और उसके बाद में क्या आता है, शिवालिक आता है। और शिवालिक के जस्ट नीचे क्या आएगा भाई, ये तो हिमालय है। और हिमालय के बाद में मैं बात करूं कि ये क्या है भाई साहब, ये हिमालय है। और हिमालय के बाद में, हिमालय के ठीक नीचे क्या देखने को मिलता है, ये पूरा का पूरा मैदान है। लेकिन इस मैदान के अंदर आपको देखना है, अब अलग अलग चीज़ें आएंगी निकल के, वो कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें देखिएगा। हिमालय से जब नदियाँ निकलेंगी भाई, ये हिमालय का लास्ट भाग कौन सा, शिवालिक है। अब शिवालिक से जब नदियां यहाँ पे निकलेंगी ना, तो नदियां क्या करेंगी, नदियां यहाँ पे क्या करेंगी, कुछ कंकड़ पत्थर का जमाव करेंगी। और नदियां जब जैसे ही गिरिपाद से आएंगी, आप यूं समझिएगा, अगर ऐसे समझ नहीं आता कि ये कोई भी एक पर्वत है। अब इस पर्वत से क्या होता है, इस पर्वत से मान लीजिएगा कोई नदी आती है, ये क्या करेगी, इस पर्वत के पाद में बोले तो गिरिपाद वाले क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों का जमाव करेगी। तो यहाँ ये कंकड़ पत्थरों का जमाव रहता है। ये बिल्कुल क्या है, ये 8 से लेके 16 किलोमीटर तक की एक पेटिका है। और इस पेटिका को साथियों क्या नाम दिया जाता है, ये तो आप ही बताएंगे। इस पेटिका को नाम दिया जाता है भाभर। क्या नाम दिया जाता है इसको, भाभर कहते हैं। अब भाभर के बाद में ठीक नीचे, यानी मैं यूं कह सकता हूं भाभर के ठीक नीचे क्या होता है, भाभर के ठीक नीचे यानी ये वाला जो भाग है, यहां पे क्या होता है, यहां पे एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और ये जो दलदली क्षेत्र बनता है, इस दलदली क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है तराई। क्या नाम दिया जाता है, तराई। अब समझिएगा मुद्दे को गुरुजी, किस प्रकार से ये मुद्दा बनता है और कैसे अपनी बातें हैं वो आगे बढ़ती हैं, देखते चलिएगा। आराम से एक एक चीज को समझना है, कोई घबराने की बात नहीं है।
अब देखिएगा, यानी हिमालय से ऐसे नदियां निकली। अब नदियां जब इन कंकड़ पत्थरों में आएंगी तो नदी दिखाई नहीं देती है, नदी दिखाई नहीं देती, इन कंकड़ पत्थरों में नदी विलुप्त सी हो जाती है, और इसे कहते हैं नदी का भूमिगत होना। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं नदी का भूमिगत होना। नदी दिखाई नहीं देती है, और दिखाई नहीं देती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है साथियों? उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। यानी शिवालिक के ठीक गिरिपाद वाले क्षेत्र में, शिवालिक के ठीक नीचे वाले क्षेत्र में नदियों के द्वारा 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पेटी बनाई जाती है, जो शिवालिक के समानांतर फैली हुई है। इस चौड़ी पेटी को क्या नाम दिया जाता है? भाबर दिया जाता है। क्या? और भाबर की विशेषता आपको याद रखनी है, भाबर के अंदर नदियां क्या हो जाती हैं? भूमिगत हो जाती हैं। जबकि तराई वाला क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है? तो आप याद रखेंगे भाबर के ठीक नीचे, भाबर के ठीक नीचे ऐसा दलदली क्षेत्र जहां पे नदियां हैं वापस से आ जाती हैं। यानी अपन यूं लिख सकते हैं, नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? तराई। जबकि बांगर और खादर तो क्या है? जलोढ़ के मैदान हैं। यानी इसके बाद में ये जो मिट्टी का जमाव होता है, इस वाले भाग में कौन सी मिट्टी का अधिक जमाव रहता है? तो आप कहेंगे बांगर का। और इधर वाले भाग में कौन सी मिट्टी का जमाव रहता है? खादर का। बांगर कैसी मिट्टी है? बांगर पुरानी मिट्टी है, पुरानी बोले तो जलोढ़ मिट्टी। और ये कैसी है? ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। यानी नदी द्वारा प्रत्येक वर्ष जिस मिट्टी का जमाव किया जाता है वो खादर है, जबकि बांगर पुराना जलोढ़। आप यूं समझिएगा कि इस प्रकार से ये क्या है? ये कोई नदी है, ऐसे हिमालय है या कोई भी दो पर्वत हैं, और इन दोनों पर्वतों के बीच में कोई भी एक नदी है, वो बह रही है। इन दोनों पर्वतों के बीच में कोई भी एक नदी है, वो क्या कर रही है? इस प्रकार से बह रही है। अब नदी बह रही है, जब पानी कई बार अचानक से ऊपर हो जाता है, नदी का पानी यहां तक जब पहुंच जाए बाढ़ के अंदर, ये ऊपर वाले भागों तक, और फिर मिट्टी का जमाव हो जाए वहां पे काफी पुराने साल पहले, तो ये तो क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा। लेकिन प्रत्येक वर्ष नदी का पानी यहां तक पहुंच जाता है, इसे क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। तो प्रत्येक वर्ष नदी के द्वारा जमाव होता है, उसे खादर कहते हैं। जबकि बांगर क्या है? पुराना जलोढ़। पुराना है तो ये उपजाऊ नहीं है, ये अनउपजाऊ है। जबकि खादर क्या है? नया है तो ये उपजाऊ है। प्रत्येक वर्ष नदी द्वारा जो जलोढ़ जमा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जलोढ़ क्या होता है भाई साहब? जलोढ़ नदी के द्वारा, बोले तो जल के द्वारा जो लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको अपन जलोढ़ कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। भाबर के अंदर नदियां भूमिगत हो जाती हैं, तराई के अंदर नदियां दलदली हो जाती हैं, नदियां पुनः प्रकट होती हैं। बांगर और खादर को तो आप जानते ही हैं। इसके बाद देखिएगा, मैदानी प्रदेश में मानव जीवन की कौन एक विशेषता नहीं है? शेयर कर दीजिएगा भाई, शेयर करने में आप लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, शानदार चल रहा है। इसका जो पहला ऑप्शन है, कौन सी एक विशेषता नहीं है? नहीं है पे एक फोकस करना है। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं? यहां भूमिगत जल कम गहराई पर ही मिल जाता है। क्यों नहीं मिलेगा? मैदानी प्रदेश की बात हो रही है ना, तो मैदानी प्रदेश के अंदर जब नदियां लगातार वर्ष भर बहती रहती हैं, तो नदियों के बहने से यहाँ पे जो अपन कहें कि जो वाटर लेवल है ग्राउंड का, वो बिल्कुल ही ऊपर है। यानी यहाँ पे 150-70 फीट के ऊपर पानी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि नदियां वर्ष भर बहती हैं, तो पानी रिस रिस के नीचे जाता है, जल स्तर को बढ़ाता रहता है। मैदानों की भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं, ये कृषि को बढ़ावा देती हैं। कहने की ही क्या बात है, बिल्कुल बढ़ावा देंगे। और जब कृषि ज्यादा होगी तो उद्योग भी ज्यादा होगा। लेकिन इस ऑप्शन में तो क्या कहा जा रहा है कि औद्योगिक दृष्टि से रुग्ण क्षेत्र है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये मैदान की विशेषता नहीं है। ये रुग्ण प्रदेश ना होकर कैसा प्रदेश होगा? तो अपना उत्तर आएगा बिल्कुल औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेश होगा। कैसा प्रदेश होगा? तो आपका उत्तर आएगा विकसित प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहे हैं? डी कह रहा है कि कृषि विकास और औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या का जमाव अधिक। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही है, सटीक है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? सही जवाब इसका होने वाला यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से रुग्ण क्षेत्र है। अब प्रश्न नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिम तट का हिस्सा नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है भाई साहब? निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिम तट का हिस्सा नहीं है? देखता हूं सबसे पहले उत्तर कौन देता है, और जब तक उत्तर आता तब तक अपन इसको समझ लेते हैं। ये देखिएगा, मुद्दा किस प्रकार से है ये मैं आपको बताऊं। यहां पे आपको याद रखना है साथियों, ये इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये अपना भारत है, ये रहा जी, ये रहा जी अपना वाला भारत, ये रहा जी, है ना।
अब इस भारत में आपको पता है कि तटीय प्रदेश तो हैं गुरुजी, बिल्कुल पता है। जब तटीय प्रदेश का पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट हैं, बिल्कुल गुरुजी पता है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला कौन सा है, गुजरात है, ये वाला कौन सा है, महाराष्ट्र है, ये वाला कौन सा गोवा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कर्नाटक है, ये वाला कौन सा है, ये वाला केरल है, ये वाला कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु। उसके बाद में ये वाला कौन सा, सीमांध्र, सीमांध्र के बाद में ये वाला कौन सा है, उड़ीसा, और ये वाला कौन सा है, वेस्ट बंगाल। अब पूर्व पश्चिम का तो आपको पता ही है गुरुजी, बिल्कुल पता है तो देख लीजिएगा, ये मैं खींच देता हूं। इधर वाला कौन सा हो गया, तो आप कहेंगे इस तीर के इधर वाला भाग कौन सा कहलाएगा, तो आपको पता है कौन सा कहलाएगा, बताने की क्या आवश्यकता है। तीर के इधर वाला जो भाग है, 1 मिनट के लिए ये तो तीर हो गया गायब, कोई बात नहीं, अपन फिर से देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ देखिएगा, मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा गायब हो गया, मुझे दुख है गायब हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, वापस से बना लेंगे। यानी ये वाला जो भाग है ना, ये वाला इस प्रकार से ये। अब आपको पता है इसके अंदर कि ये मैंने खींच दिया तीर। तीर खींचने का मतलब आप यूँ समझिएगा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा मैदान है, तो आप कहेंगे सॉरी तट है, ये वाला तट कौन सा तट होगा, पूर्वी तट होगा, जबकि ये वाला तट कौन सा होगा, पश्चिम तट होगा। अब इन तटों के क्या है, अलग अलग नाम हैं। गुजरात वाला जो तट है ये कहलाता है काठियावाड़ तट। उसके बाद में महाराष्ट्र वाला जो तट है इसे कहते हैं कोंकण तट। कौन सा, कोंकण तट। उसके बाद में जो कर्नाटक वाला तट है इसे कहा जाता है कन्नड़ या केनरा तट। और उसके बाद ये वाला जो तटीय प्रदेश है इसे कहा जाता है मालाबार तट। तो अब देखिएगा, काठियावाड़ तट कौन सा है, ये वाला तट काठियावाड़ है, यानी गुजरात के अंदर फैला हुआ तट काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र तट, आपको नाम याद रखने। इसके बाद में कोंकण तट ये महाराष्ट्र में है। अब कोरोमंडल यहां नहीं है, तो कोरोमंडल नहीं है तो मैं कोरोमंडल को तो इस प्रश्न का उत्तर बना देता हूं, लेकिन कोरोमंडल की जगह आपको एक नाम लिख देना है, और वो क्या लिख देना है, ये वाला जो तट है ये तो कौन सा तट है, ये तो कन्नड़ तट है। और कन्नड़ तट को ही क्या कहते हैं, केनरा तट कहते हैं, जो कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर फैला हुआ है। और उसके बाद में अगर इस वाले तट की बात करें तो इसे कहते हैं मालाबार तट। कौन सा तट कहते हैं, मालाबार। तो गुरुजी ये जब मालाबार है तो तमिलनाडु के अंदर फैला हुआ तट कौन सा है, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा कहेंगे, इसे कहेंगे कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट के बाद में अगर बात करते हैं, ये पूरा का पूरा तट क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट कहलाएगा भाई साहब, तो ये कहलाएगा उत्तरी सरकार तट। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एक पश्चिम तट का हिस्सा नहीं है। कोरोमंडल तट है पूर्वी तट का हिस्सा है, और बाकी सारे के सारे तट कैसे हैं, पश्चिमी तट माने जाएंगे। मालाबार तट कहाँ पे, केरल के अंदर है। जबकि बात करते हैं कोंकण तट महाराष्ट्र है, काठियावाड़ तट कहाँ पे, गुजरात में। कन्नड़ और केनरा तट कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर आपका आता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेम्बनाद झील कौन से राज्य में है, प्रश्न क्या है, वेम्बनाद झील कौन से राज्य में है, तो आपको बता देना है वेम्बनाद झील कौन से राज्य में है। गुरुजी हमें नहीं पता वेम्बनाद झील किस राज्य में है, नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो उत्तर चाहिए आपका कि वेम्बनाद झील कौन से राज्य में है। सही जवाब होगा, सटीक जवाब होगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है सही और सटीक, ठीक है। ऑप्शन ही गायब कर दिया भाई साहब जी, भाई साहब जी मैंने क्या कहा, यहाँ से ऑप्शन ही गायब कर दिया है। तो ऑप्शन गायब कर दिया है तो क्या करें, अब ऑप्शन गायब हो गया तो हो गया ना। इसका सही जवाब होने वाला है, इसका सटीक जवाब होने वाला है, यहां से मैं हटा देता हूं इस ऑप्शन को ही। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। यानी वेम्बनाद झील की स्थिति कहां पे है, तो आप कहेंगे वेम्बनाद झील की स्थिति केरल के अंदर। कहां पे जी, केरल के अंदर। वेम्बनाद झील कहाँ पे, केरल में। और अपने आप के अंदर कैसी झील है, तो अपन कहेंगे लेगून झील है। कैसी झील है, वेम्बनाद केरल के अंदर लेगूना। होने को तो महाराष्ट्र के अंदर भी आती है, लोनार झील आती है, होने को मणिपुर के अंदर लोकटक झील, बहुत सारी झील हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि वेम्बनाद झील कहाँ पे, ये आपका केरल के अंदर, कैसी झील है, लेगून झील है। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने स्क्रीन पे, मालाबार तटीय प्रदेश की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन एक सही नहीं है। प्रश्न क्या है कि मालाबार तट है और इस मालाबार तट की विशेषताएं हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी एक विशेषता है ये गलत है। यानी अभी मैंने कहा था कि ये वाला जो केरल वाला तटीय भाग है इसे क्या कहते हैं, ये मालाबार तट है।
अब यहां विशेषताएं दी जा रही हैं। पहला तो यह है एक उपजाऊ और संकीर्ण मैदान है क्या, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, यहां पे ऊंचा तापमान है क्या, बिल्कुल ऊंचा तापमान रहता है। अधिक वर्षा होती है क्या, बिल्कुल 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और आपको पता है ना, अधिक वर्षा होती है तब यहाँ पे वन्य जीव भी बहुत हैं, और जब वन्य जीव बहुत हैं इसीलिए यहाँ पे अधिक वर्षा और अधिक तापमान के कारण शांत घाटी है, यानी अपन यूं कह सकते हैं साइलेंट वैली। अब आप कहेंगे गुरुजी साइलेंट क्यों नाम पड़ा इसका, इसका साइलेंट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहां जो जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं ना, वो बिल्कुल शांति प्रिय जीव जंतु, यहां पे दहाड़ मारने वाले नहीं है, शेर चीता बंदर वगैरह ना, शांत जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए इस वैली का नाम पड़ा शांत घाटी। क्यों क्यों यहां पे ऐसा हुआ, यहां पे बहुत ज्यादा वनस्पति, सघन वनस्पति है, सघन घने जंगल है, जहां पे शेर दहाड़ना तो अलग बात है, मतलब शेर तो कहां मिलेंगे, जहां उनको भागने का, दौड़ने का, शिकार करने का मौका मिलेगा। यहां पे भाई साहब शेर को शिकार करने का मौका मिलता नहीं है ना। अब देखिएगा, अब बात करते हैं, यहां वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। बिल्कुल, तापांतर क्या होता है, तापमान का जो अंतर होता है ना, उसको तापांतर कहते हैं। और यहां पे लगभग वर्ष भर तापमान ज्यादा ही रहता है, और ज्यादा ही रहता है तो यहां पे अपन कह सकते हैं कि वार्षिक जो तापांतर है वो कम पाया जाता है। तापांतर का मतलब आप यूं समझिएगा कि ताप में जो अंतर है उसको तापांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा सभी महीने, इनमें से एक महीने का औसत तापमान तो 52 डिग्री पहुंच जाए और एक महीने का औसत तापमान 5 डिग्री, तो ये क्या है, ताप का अंतर है। जबकि यहां ऐसा नहीं है, यहां लगभग समान सा तापमान पाया जाता है ना। इसके बाद अगला कथन है, यहां नारियल, सुपारी, काजू, काली मिर्च, लौंग, इलायची, बिल्कुल तभी तो केरल को कहा जाता है मसालों का घर। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उनके अंदर मसाले बहुत होते हैं। और केरल के अंदर आपको पता है, केरल के अंदर आपको पता है कि कोच्चि नाम का बंदरगाह है, जिससे मसालों का बंदरगाह कहते हैं, मसालों का बंदरगाह कहते हैं, है ना। मसालों की रानी किसे कहते हैं, आप ये बताइएगा, मसालों की रानी किसे कहते हैं। काली मिर्च को मसालों की रानी कहते हैं ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये यूरोपियन वगैरह लोग आए थे ना, ये इसी को लेके गए थे। काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है, काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है, और काली मिर्च को मसालों की रानी भी कहा जाता है। और ये सारे के सारे मसाले हैं ना, ये मालाबार तट पे बिल्कुल उत्पादित किए जाते हैं। ये कथन भी सही है। लास्ट कथन क्या कह रहे हैं कि इन तटीय भागों में मोनोजाइट होता है, बिल्कुल होता है, जर्कन होता है, ये भी होता है, थोरियम भी होता है, लेकिन आगे वाले जो दे रहे हैं भाई साहब, लोहा वगैरह, तांबा वगैरह, ये यहां नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही सटीक जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी है, ये गलत आंसर है। बाकी सारे के सारे सही हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न है वो समझ में भी आ रहे हैं। तो समझ में आ रहे हैं तो एक बार शेयर कर दीजिएगा दबा के फटाफट से, है ना, शाबाश, वेरी गुड। अब अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है कि असुमेलित छांटना है। इनमें से आपको क्या करना है, असुमेलित छांटना है कि कौन सा युग्म गलत है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या होता है, नदियों द्वारा बिछाएगी मिट्टी, सही बात है। ये तो बरसीम क्या है, ये एक प्रकार की घास है, ये भी सही बात है। पॉपुलर क्या है, तटीय क्षेत्र है क्या। लेगून है, ये समुद्र के तट पर निक्षेप से निर्मित खारे जल की झील है क्या, सही बात है। पॉपुलर समझिएगा, इसका सही जवाब क्या है, पॉपुलर है। पॉपुलर तटीय क्षेत्र नहीं है। पॉपुलर क्या है, एक प्रकार का पेड़ है, यानी पॉपुलर तटीय क्षेत्र ना होके क्या है, ये एक प्रकार का पेड़ है। गुरुजी तटीय क्षेत्र के ऊपर दलदली भूमि, कल अपन ने एक ऐसा शब्द पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, उसे कहते हैं पोल्डर। और पोल्डर कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता है पोल्डर कहाँ पाए जाते हैं, पोल्डर नीदरलैंड के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नीदरलैंड के अंदर। लेगून वाला सही है, बरसिम सही है, जलोढ़ मिट्टी पॉपुलर पेड़ है, याद रखिएगा, और ये तटीय क्षेत्र नहीं है। अगला और लास्ट प्रश्न आज का, कोच्चि बंदरगाह की स्थिति कहां पे है। कोच्चि बंदरगाह कहां पे, अभी मैं बात करके आया था, कोच्चि बंदरगाह को क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी कहते हैं। गुरुजी कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं, तो गोवा के अंदर भी एक बंदरगाह है ना, बिल्कुल गोवा के अंदर भी बंदरगाह है, और इस बंदरगाह की भी अपन बात करेंगे कि गोवा के अंदर कौन सा बंदरगाह है। देखिएगा साथियों, गोवा के अंदर जो बंदरगाह है ये है मारम गोवा। कौन सा बंदरगाह है, मारम गोवा बंदरगाह है गोवा के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर भी बंदरगाह है क्या, बिल्कुल महाराष्ट्र के अंदर मुंबई नाम का बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह है। इसके अलावा महाराष्ट्र में नाहान सेवा बंदरगाह है, जो मुंबई का अपन यूं कह सकते हैं इसकी खाना पूर्ति करने के लिए किया गया, इसके वर्कलोड को कम करने के लिए। कर्नाटक के अंदर भी बंदरगाह है क्या, बिल्कुल न्यू मंगलोर बंदरगाह, कर्नाटक के अंदर कॉफी निर्यात होती है यहाँ से। इसके बाद में बात करते हैं अपन केरल, केरल के अंदर कौन सा बंदरगाह है, तो इसका सही जवाब है कोच्चि। और कोच्चि को क्या कहते हैं, कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है अरब सागर की रानी। कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है भाई साहब, तो आपका उत्तर बनेगा कोच्चि को कहते हैं अरब सागर की रानी। क्यों कहते हैं ये तो आप बता दीजिएगा। तो आज की क्लास इतनी है, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल नए लेसन के साथ। आज के लेसन थे 6 नंबर और 7 नंबर 7वीं क्लास की सामाजिक बुक में से।
कल अपन बात करेंगे लेसन नंबर 8 और 9 की। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, प्रश्न बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ के आइएगा। पढ़ के आओगे तो अपन 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब पुस्तकों को कवर करेंगे। और संख्या रोज बढ़नी चाहिए। अगर आज मान लीजिएगा 72 लोग हैं तो कल 75 होने चाहिए। आज अगर 2 है ना तो कल 4 होने चाहिए। संख्या बढ़नी चाहिए। अपने सभी साथियों तक सूचित कीजिएगा कि रीट की शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़िएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।